सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे डेविस के अपवर्तन चक्र का जो सिद्धांत हमारा चल रहा था भौतिक भूगोल बीए पार्ट फर्स्ट का जो टॉपिक है, उसके अंदर हमने डेविस का जो अपवर्तन चक्र है क्या, अपवर्तन चक्र के अंदर यानी किन कारकों का प्रतिफल है, डेविस के अपवर्तन चक्र में कितनी अवस्थाएं हैं, तो इनके बारे में इतना विस्तार से अध्ययन कर लिया था। तो आज के टॉपिक के अंदर जो डेविस का अपवर्तन चक्र है उसका मूल्यांकन करेंगे। इसके अंदर किस आधार पर इसने अपना अपवर्तन चक्र दिया और इसकी क्या क्या डिमेरिट रही। इसके अलावा आज हम थोड़ा सा प्लैंक का अपवर्तन चक्र को भी प्रारंभ करेंगे और अगला जो टॉपिक रहेगा जिसमें हम डेविस और प्लैंक के अपवर्तन चक्र का तुलनात्मक स्टडी करेंगे। कई बार प्रश्न तुलनात्मक रूप से भी इसके अंदर पूछा जाता है। इसके अलावा विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले उसका थोड़ा सा मैं परिचय करवा देता हूं। जो पहले वाला जो टॉपिक हमने किया था, देखिए डेविस एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने अपवर्तन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन है वो सर्वप्रथम 1899 के अंदर अपने अपवर्तन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया और उसमें यानी 1899 में अपना अपवर्तन चक्र की संकल्पना का सिद्धांत दिया, जिसको हम भौगोलिक चक्र के नाम से भी जानते हैं, भौगोलिक चक्र। और डेविस ने क्या बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसमें कोई भी भूखंड है वो मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं से गुजरता हुआ अंत में संप्रास मैदान में परिवर्तित हो जाता है और जिसमें तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था से गुजरता हुआ अंत में पेंडिक्लेन या संप्रास मैदान में परिवर्तित हो जाता है। और डेविस ने बताया कि जो अपवर्तन चक्र है उसका उन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन किया, अवलोकन किया और उसमें उन्होंने बताया कि कोई भी भूखंड है वो 3 कारकों का प्रतिफल होता है, जिसमें संरचना, पराक्रम जिसको हम कारक भी कहते हैं, कारक, और तीसरा आता है अवस्था जिसको हम समय कहते हैं। यानी कोई भी भूखंड है उसकी चट्टानी स्वरूप कैसा है तो उस पर भी निर्भर करता है कि उसमें अपवर्तन की क्रिया है वो कितनी गति से सक्रिय होगी या उसका उत्थान किस गति से होगा। दूसरा यानी प्रकरण यानी उसके अंदर कारक कौन कौन से लगे हुए हैं, या नदी लगी हुई है, हिंद नदी लगी हुई है या अन्य कारक लगे हुए हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप भी हम उससे यानी जो स्थलखंड है उसका हम पता लगा सकते हैं कि इसकी यानी समय अवधि ये रही है। तीसरा अवस्था यानी वो भूखंड है तरुण अवस्था में है, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में है, तो उसके आधार पर भी आंकलन कर सकते हैं कि वो भूखंड है वो किस अवस्था में। जैसे हमारे राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी है जो प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर है, प्री कार्बोनिफेरस युग के अंदर बनी है, तो उसकी चट्टानों का अवलोकन करके हमने यानी ये तो की संरचना। फिर परखंड, इसके अंदर जैसे नदियां हैं, चाहे अपनी राजस्थान की लूनी नदी हो, साबरमती हो, माही नदी हो, यानी वो नदियां अपवर्तन कर रही है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली वायु है, वायु भी अपवर्तन का कारक है। तो डेविस ने बताया कि कौन कौन से कारक लगे हुए हैं, उसके आधार पर भी उस भूखंड की स्थिति का हम अवलोकन कर सकते हैं। अवस्था का मतलब है समय अवधि, यानी हमारी अरावली है वो काफी लंबे समय से, करोड़ों वर्षों से उसका अपवर्तन हो रहा है और आज वो एक अवशिष्ट पर्वतमाला बची है। वहीं इसके विपक्ष में हम देखें हिमालय पर्वतमाला है, नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। तो इस प्रकार हम देखें तो इन 3 कारकों की वनस्पति भूखंड का मुख्य रूप से क्या है यानी स्थिति का हम आंकलन कर सकते हैं। इन 3 कारकों को कहा जाता है डेविस के त्रिकूट के नाम से जाना जाता है, ट्री ऑफ डेविस के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1 नंबर का प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर पूछा जा सकता है, डेविस के त्रिकूट से क्या तात्पर्य, तो सीधा सा उत्तर देना है कि डेविस ने अपने अपवर्तन चक्र के अंदर 3 कारकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिसमें संरचना यानी उसकी चट्टान स्वरूप कैसा है, पराक्रम का मतलब है कारक, कौन से कारकों के परिणाम स्वरूप उसका यानी कौन सी अवस्था में है, और इसके बाद यानी कितने समय से उसका अपवर्तन हो रहा है। तो इन 3 कारकों को ही डेविस के त्रिकूट के नाम से जाना जाता है। तो डेविस ने क्या बताया
कि किसी भी भूखंड का जब उत्थान हो रहा होता है उसमें अपर्दन नहीं होता, और ये डेविस की सबसे बड़ी आलोचना बनती है। आगे हम आलोचना पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी मेहनत ये रहती है कि उन्होंने 3 अवस्थाएं मानी है और अवस्थाओं में यानी उत्थान को इसने शामिल नहीं किया है। तो इसके अंदर बताया उत्थान की अवधि छोटी, गति तीव्र होती है, और यहां जाकर डेविस की आलोचना होती है। क्यों? क्योंकि उत्थान हो रहा होता है उसमें नदी बहना बंद नहीं करेगी, वायु बहना बंद नहीं करेगी। तो इस प्रकार यानी डेविस ने बताया कि प्रथम अवस्था में भूखंड के अंदर यानी युवा अवस्था के अंदर होता है उत्थान की गति तीव्र मुख्य रूप से होती है। नदी है को इन्होंने महत्वपूर्ण कारक माना, नदी अपनी घाटी को गहरा करती है, तो इस अवस्था में वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। और चूंकि उसमें नदियों की सहायक नदियां कम होती है, द्वितीय अवस्था में घाटी पार्श्व भागों को काटती है, घाटी चौड़ी होती है, और मुख्य रूप से धीरे धीरे तृतीय अवस्था में जीर्ण अवस्था के अंदर यानी मुख्य रूप से क्षैतिज और पार्श्व अपर्दन धीरे धीरे उनकी गति मंद हो जाती है, और जो भूखंड है अंत में संप्रास मैदान पेनी प्लेन यानी उसके अंदर संप्रास का मतलब है यानी समतल मैदान है जिसके अंदर छोटी छोटी पहाड़ियां होती है, जिनको डेविस ने मोनोडोनोक के नाम से मुख्य रूप से क्या है संबोधित किया है। यहां तक देखा था। अब हम देखेंगे डेविस के सिद्धांत की मुख्य रूप से हम यानी इसके पक्ष में यानी प्रमाण क्या दिए। तो डेविस का जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से सरल और मुख्य रूप से रोचक तथ्य के रूप में डेविस ने मुख्य रूप से प्रस्तुत किया, जिसके कारण इसका सिद्धांत है वो काफी लोकप्रिय हुआ। 1899 से लेकर 1950 की जो अवधि है उसमें जो डेविस का जो अपर्दन चक्र सिद्धांत है वो काफी यानी सुर्खियों के अंदर रहा। दूसरा यदि हम बात करते हैं, डेविस ने अत्यधिक सरल और व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया कि कोई भी भूखंड है वो इन 3 कारकों के परिणाम स्वरूप तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, वर्धावस्था से होता हुआ अंत में संप्रास मैदान के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा डेविस ने सिद्धांत में तत्कालिक भूआकृतिक विज्ञान के जो प्रचलित यानी मान्यताएं थी उन मान्यताओं को आधार मानकर अपना सिद्धांत दिया, जिसके कारण इसका सिद्धांत काफी लंबे समय तक प्रचलित रहा। चौथा यदि हम डेविस के पक्ष में देखें तो यानी डेविस ने मुख्य रूप से जो अपर्दन चक्र की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया, इसलिए डेविस को अपर्दन चक्र की संकल्पना का पिता कहा जाता है। उससे पहले यानी अपर्दन चक्र के संबंध में किसी प्रकार का सिद्धांत है वो नहीं आया, तो इसलिए अपर्दन चक्र की सिद्धांत की संकल्पना का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार 1899 से लेकर 1950 तक यह सिद्धांत है यानी काफी यानी प्रसिद्ध रहा। और डेविस की सबसे बड़ी कमजोरी ये भी समय आधारित मॉडल है, समय को बहुत महत्व दिया है कि कोई भी भूखंड के अंदर समय के आधार पर उसका आकलन कर सकते हैं। तो यानी इसमें मुख्य रूप से आगे जाकर इसकी आलोचना भी प्रमुख रूप से बनेगी। तो अब हम देखते हैं डेविस के अपर्दन चक्र के सिद्धांत की आलोचना। तो सर्वप्रथम तो डेविस का जो भौगोलिक चक्र शब्द है उसकी भी जर्मन भूगोलवेताओं ने, क्योंकि ये था अमेरिका को था, अमेरिका पूंजीवादी था। जब पूंजीवादी देश के यानी भूगोलवेता ने अपना सिद्धांत दे दिया तो उसके बाद जो साम्यवादी थे जर्मनी के जो पेंग थे और अन्य भूगोलवेताओं ने उनके सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने जर्मन विद्वानों ने कहा कि चक्र शब्द भ्रामक बताया और चक्र के अनुसार जहां से अपर्दन प्रारंभ होता है और वहीं पर आकर समाप्त होना चाहिए, यानी चक्र का मतलब है गोलाकार, यानी यहां से अपर्दन प्रारंभ होता है तो वापस इसी अवस्था में आना चाहिए। तो यहाँ ऐसा डेविस ने मुख्य रूप से यानी नहीं बताया, ऐसा नहीं होता। तो पेंक ने आगे इसकी आलोचना की कि आप बता रहे तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्ण अवस्था की जो अवस्थाएं इसके बारे में भी पेंक है वो असहमति प्रकट की है कि ऐसा नहीं होता। और उन्होंने आगे बताया है कि ये अवस्थाएं मुख्य रूप से होती नहीं है। उन्होंने अवस्था के स्थान पर पेंक ने इंटुक्लूम शब्द का प्रयोग किया जिसका तात्पर्य विकास। और हालांकि यानी पेंक के क्योंकि ये साम्यवादी था, ये प्रमुख रूप से क्या पूंजीवादी था, तो वही 3 शब्द का प्रयोग किया, आपस्तिजन्य इंटुक्लूम, बढ़ती दर से विकास, गलिफॉर्मिंग, समान दर से विकास, आपस्तिजन्य इंटुक्लूम, घटती दर से विकास।
तो इस प्रकार यानी समर्थकों का यह भी मुख्य रूप से परिवर्तन इसने बैंक ने किया। तो इस प्रकार अवस्था शब्द पर भी उन्होंने यानी ऐतराज जताया कि ये तीन अवस्थाओं से होकर यानी भूखंड यानी अंत में संप्रास मैदान में परिवर्तित नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरी डेविस के सिद्धांत की जो आलोचना होती है वो आलोचना ये होती है कि ओमाल नामक एक भूगोलवेता हुए। ओमाल ने मुख्य रूप से क्या है डेविस के अपर्दन चक्र की आलोचना की है वह, यानी ओमाल ने अपर्दन चक्र की आलोचना करते हुए बताया कि अपर्दन चक्र आवश्यकता से अधिक साधारण बना दिया है। किसने कहा? यानी दूसरी ओमाल ने कहा कि डेविस ने जो अपना अपर्दन चक्र है उसको यानी असाधारण रूप से साधारण बना दिया कि कोई भी भूखंड युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था उसे होता हुआ संप्रास मैदान के अंदर परिवर्तित हो जाता है। और ऐसी चीजें यथार्थ रूप में मुख्य रूप से क्या है यानी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भूकंप, ज्वालामुखी क्रियाएं पृथ्वी के अंदर हलचल, इसने बताया कुछ अवस्था तक स्थिर रहता है, जलवायु दशा समान रहती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, जिसके कारण ओमाल ने भी इसके सिद्धांत की आलोचना की है। और डेविस ने जो भूतात्विक रचना के विभेदों को ध्यान में नहीं रखा और केवल एक समान रचना वाले पूर्व उत्थान मानकर ही अपर्दन चक्र की संकल्पना दे दी, जिसके कारण डेविस की सिद्धांत की ओमाल ने मुख्य रूप से क्या है आलोचना की है। तीसरी आलोचना यदि हम मुख्य रूप से डेविस की देखना चाहें तो यानी मुख्य रूप से डेविस ने बताया कि उत्थान के बाद अपर्दन प्रारंभ होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। डेविस ने क्या माना कि उत्थान की गति तीव्र होती है, उत्थान के समय अपर्दन नहीं होता, यानी नदियां या वायु है, हिमनदी बहती नहीं है, तो ये चीजें संभव नहीं है। उत्थान के साथ अपर्दन भी प्रारंभ होता है। ये हो सकता है उत्थान की गति तीव्र हो और अपर्दन मंद गति से हो। तो यहाँ भी प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत देखा है उसमें भी क्या है उत्थान की लंबी अवधि होती है। उसने कहा उत्थान की अवधि छोटी, गति तीव्र होती है, लेकिन उत्थान की गति मंद होती है और गति यानी अवधि लंबी होती है। तो यहाँ पर भी प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के आधार पर भी डेविस के सिद्धांत की मुख्य रूप से क्या है आलोचना होती है कि उत्थान की गति और जो अवधि है वो पृथ्वी के अंतर्जात बलों का परिणाम होता है, वो उस पर निर्भर करता है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार इसकी गति प्रमुख रूप से क्या होती है लंबी इसके अंदर होती है। तो यहाँ पर भी इसके अंदर आलोचना होती है। दूसरा नेक्स्ट इसकी आलोचना डेविस की होती है। डेविस ने बताया कि लंबी अवधि तक संरचना तथा स्थिर जलवायु डेविस ने बताई है, लेकिन परंतु वास्तव में उत्थान की जो लंबी अवधि तक जो चलता है और उसके अंदर ये जरूरी नहीं कि जलवायु दशाएं समान मिले, उसके अंदर विभिन्न भूगोल यानी जो मुख्य समय अवधि है उसके अंदर जलवायु के अंदर परिवर्तन आया है और उसका परिवर्तन अपने राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान पहले आर्द्र था, सघन वनस्पति थी, धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हुई, शुष्क हो गया और शुष्क मरुस्थल में परिवर्तित हो गया और योशीन काल में राजस्थान जहाज खड़े ये समुद्र था। तो यानी जलवायु दशा स्थिर नहीं रहती। यहाँ पर भी इस डेविस के सिद्धांत की प्रमुख रूप से क्या होती है आलोचना प्रमुख रूप से होती है। इसके अलावा डेविस ने जो भूदृश्य की जो संरचना है उसमें यानी संरचना परिक्रम अवस्था का प्रतिफल बताया है। तो उसके विपक्ष में जो बैक है या अन्य जर्मन भूगोलवेता कहते हैं कि भूखंड के अंदर उत्थान एवं निम्नीकरण, जो निम्नीकरण की दर होती है उत्थान और अपर्दन के अंदर जो तुलनात्मक देखें तो उसके आधार पर आकलन कर सकते हैं कि उस भूखंड किस अवस्था के अंदर है, कैसी है। लेकिन उन्होंने तो संरचना परिक्रम अवस्था को यानी महत्व दिया है, जिसके कारण भी इस डेविस के सिद्धांत की प्रमुख रूप से क्या है आलोचना होती है कि उत्थान की जो दर है वो मुख्य रूप से भूखंड के दर और उनके आपसी जो अंतर संबंध है निम्नीकरण के दर के बीच में उसकी प्रावस्था पर निर्भर है, प्रमुख रूप से क्या है होता है। इसके अलावा यदि हम डेविस के सिद्धांत की यदि हम आलोचना देखना चाहें तो डेविस के सिद्धांत की आलोचना हैक है
या शोरले है, स्टालर ने स्तूपों के ऐतिहासिक विकास की जो संरचना का जो मुख्य रूप से जो खंडन करके अपर्दन चक्र को पूर्णतः अस्वीकार किया है। किसने? यानी एक तो हैक ने, स्टोलर ने जो मुख्य रूप से जो स्तूपों का जो ऐतिहासिक विकास क्रम बताया है डेविस ने, उसकी संकल्पना को अपर्दन चक्र को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया है इन तीन भूगोलवेताओं ने। तो ये आ जाती है डेविस के अपर्दन चक्र की आलोचना, जिसमें हमने मुख्य रूप से एक तो देखी, उन्होंने चक्र शब्द को बरामद बताया है। पैक ने इसकी अवस्थाओं का युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में सहमति प्रकट की। उन्होंने कहा अवस्था होती नहीं, ये एंटीक्लूम होता है, वो भी तीन परावस्थाएं होती है, और उसमें उत्थान यानी के बारे में भी मुख्य रूप से यानी इसके विरोध किया है कि उत्थान की दर के बारे में भी यानी मतभेद है। दूसरा, परावस्थाएं 5 बताई है पैंक ने, इसने बताया 3 अवस्थाओं से होकर संप्रास मैदान में परिवर्तित होता है। इसके बाद पैंक ने कहा कि अंत में संप्रास मैदान में परिवर्तित होता है। वहीं डेविस कहता है संप्रास मैदान या पेनिप्लेन मैदान में परिवर्तित होता है। वहीं इसका जो ध्रुव विरोधी पैंक है उसने कहा कि एंट्रोपी मैदान का निर्माण होता है। हालांकि है एक जैसा है, लेकिन चूंकि ये पूंजीवादी था, वो साम्यवादी था, आलोचना इसने की। दूसरा, इसने कहा कि संप्रास मैदान में छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती जिसे मोनोडोलॉक नाम से जाना जाता है। वहीं पैंक इसका विरोधी था, इसने कहा कि नहीं, इंसेलबर्ग का निर्माण होता है। तो इस प्रकार डेविस के सिद्धांत की आलोचना होती है। हालांकि डेविस ने अपर्दन चक्र की संकल्पना दी, उन्होंने इसलिए डेविस को अपर्दन चक्र का पिता कहा जाता है, सरल भाषा के अंदर दिया, जिसके कारण इसका सिद्धांत है वो काफी लंबे समय तक प्रचलित रहा। तो ये तो आ जाता है यानी डेविस का अपर्दन चक्र। अब हम देखते हैं पैंक का अपर्दन चक्र। देखिए, पैंक डेविस के अपर्दन चक्र को यानी विरोध के अंदर ये अपना सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन उन्होंने 1824 में किया। पैंक ने, किसने? पैंक ने 1824 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस नामक एक पुस्तक यानी डेविस ने प्रतिपादित की, और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि जो पैंक डेविस था उसने बताया भी भूखंड है वो संरचना परिक्रम अवस्था का प्रतिफल होता है, और उन्होंने कहा भी नहीं, उत्थान और निम्नीकरण के प्रतिफल ही यानी भूखंड का विकास होता है। और उन्होंने सर्वप्रथम जो पैंक का हम डायग्राम देखें तो डेविस सर्वप्रथम कहां से उत्थान होता है ये नहीं बताया, तो उन्होंने कहा प्राइम पार्व से क्या है, भूखंड का उत्थान प्रारंभ होता है। और प्राइम पार्व क्या, आकृति विहीन समतल धरातली भाग होता है जिससे भूखंड का क्या होता है, उत्थान होता है। ये महाद्वीपीय मध्य तक है जहां से भूखंड उत्थान होता है। और उन्होंने यानी चूंकि ये इसका ध्रुव विरोधी था, जर्मन भूगोलवेता था, ये अमेरिकन भूगोलवेता था, इसकी कटु आलोचना उन्होंने मुख्य रूप से की। उन्होंने कहा अवस्थाएं होती नहीं तो क्या होता है, डेविस ने कहा एंटीक्लूम होता है, और एंटीक्लूम का मतलब होता है विकास। और विकास भी उन्होंने मुख्य रूप से यानी 3 अवस्थाएं नहीं बानी, तरुण अवस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था के स्थान पर उन्होंने यानी 3 जो मुख्य रूप से शब्दों का प्रयोग किया, जिसमें आपस्तिजन्य एंटीक्लूम, जिसका तात्पर्य बढ़ती दर से विकास, जो प्रथम और द्वितीय अवस्थाएं जिसका हम अध्ययन करेंगे, बढ़ती दर से विकास। दूसरा, गलिफॉर्मिंग एंटीक्लूम, समान दर से विकास, जिसके अंदर ये थर्ड स्टेज इसके अंदर आ जाएगी। इसके अलावा अपस्तिजन्य एंटीक्लूम, घटती दर से विकास के रूप में मुख्य रूप से क्या है यानी डेविस ने, पैंक ने परिभाषित किया है। तो आपस्तिजन्य जो एंटीक्लूम है, जो प्रथम अवस्था को उन्होंने आपस्तिजन्य एंटीक्लूम के रूप में परिभाषित किया। स्थलखंड धीरे धीरे उत्थान प्रारंभ होता है प्रथम अवस्था के अंदर, और उत्थान प्रारंभ में गति मंद होती है, लेकिन धीरे धीरे यानी उत्थान की गति बढ़ती जाती है, और उसके कारण क्या है, भूखंड का यानी विकास तीव्र गति से होता है। वहीं यानी जो पैंक है उन्होंने कहा कि उत्थान और अपर्दन साथ साथ चलते हैं। वहीं यहाँ डेविस ने कहा था कि उत्थान के समय अपर्दन नहीं होता,
तो उसका तोड़ निकालने के लिए कहा भी कोई भी भूखंड का उत्थान हो रहा होता है उसमें वायु हिम नदी नदियां बहना बंद नहीं करती। उन्होंने यानी मुख्य रूप से उदाहरण भी दिया है, हम देख भी सकते हैं। जैसे हमारा हिमालय निर्माण हुआ उससे पूर्व यहाँ इंडो बर्मा नदी है, आपकी सतलुज नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये नदियां हिमालय के निर्माण से पूर्व इसी दिशा में बहती थी। और जब हिमालय का निर्माण हुआ तो ये तंग सकड़ी गहरे गोर्ज में होकर बहती है जो 6 से 7 हजार मीटर नीचे है। तो इससे ये साबित होता है कि उत्थान व अपरदन साथ साथ चलते हैं। और उन्होंने बताया कि उत्थान की दर प्रारंभ में तीव्र होती है, अपरदन की गति मंद होती है, जिसके कारण कोई भी भूखंड है वो यानी ऊपर उठता है। तो इस प्रकार यानी प्रथम अवस्था को यानी आपस्तिजिंडे इंट्युकुलुम शब्द का प्रयोग किया। दूसरी अवस्था के अंदर आपस्तिजिंडे यानी आप गलिफॉर्मिंग इंट्युकुलुम शब्द का प्रयोग द्वितीय अवस्था के अंदर उन्होंने समान दर से विकास के रूप में परिभाषित किया। यह अवस्था सेकंड अवस्था में माना है। उत्थान अपरदन की दर क्या होती है यानी इसके अंदर समान बताइए। इसके कारण उत्थान का जो विकास है वो अधिक होता है, उत्थान समान गति से इसके अंदर मुख्य रूप से क्या है होता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो तृतीय अवस्था के अंदर आपस्तिजिंडे इंट्युकुलुम अबस्तिजिंडे यानी ये देखिए ये जो आपस्तिजिंडे ये अबस्तिजिंडे इंट्युकुलुम घटती दर से विकास है। तो इसमें इन्होंने उत्थान का यानी अंतिम अवस्था बताई है। उत्थान यानी कम गति से होता है और उत्थान के साथ निम्नीकरण भी मुख्य रूप से क्या है यानी तीव्र गति से प्रारंभ हो जाता है और अंत के अंदर यानी जो एंड्रप मैदान में परिवर्तित होता है। तो ये 3 परावस्थाएं कह सकते हैं इनको, यानी विकास की अवस्थाएं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अवस्था शब्द को या चक्र शब्द पर आलोचना डेविस ने पैक ने की थी। तो इसलिए उन्होंने इन शब्द का प्रयोग है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर नहीं किया। तो इस प्रकार यदि हम देखना चाहें तो जो डेविस है पैंक ने यानी प्रास अवस्थाओं से होता हुआ भूखंड है, अंत में संप्रास मैदान के अंदर प्रमुख रूप से क्या है परिवर्तित हो